आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक छाया और ग्रहण। ये हम लोग परक कक्षा 5 की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। आप सभी को पता है कि सूर्य जो है प्रकृति द्वारा बनाया गया, इसीलिए सूर्य को प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, यानी कि रोशनी। इसके बाद टॉर्च, विद्युत बल्ब प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। ये मानव निर्मित स्रोत का मतलब क्या हुआ कि इन्हें मनुष्य ने बनाया है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में चलती हैं, मतलब कि जो प्रकाश है, रोशनी है, वो हमेशा सीधी रहती है। और इसको आपने अनुभव भी किया होगा, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी बिल्कुल सीधी जाती है। इसको अगर आप स्वयं महसूस करना चाहें तो अंधेरे में आप टॉर्च जलाइए, आपको रोशनी बिल्कुल सीधी जाती हुई दिखाई देगी, जिससे आप बिल्कुल स्पष्ट मान सकेंगे कि रोशनी हमेशा सीधी जाती है। या किसी कमरे में किसी कमरे में एक छोटा सा रोशनी का कोई ज़रिया हो, तो वहाँ से जब सूरज की किरण आती है तो वो भी बिल्कुल सीधी आपको आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, आपने देखा भी है, कांच जो होता है उससे रोशनी पूरी आर पार होती है, ठीक। जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ को आप ऐसे भी समझ लीजिए, जिस चीज़ से आपको उस पार की चीज़ दिखाई दे वो आपके हो गए पारदर्शी पदार्थ, और जिन पदार्थों से आपको उस पार की चीज़ ना दिखाई दे वो आपके हो गए अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तेल लगा कागज़ तथा घिसा कांच ये अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनमें हमें उस पार का दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ वो हुए जहाँ पे उस पार का हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अपारदर्शी पदार्थ वो हुए जहाँ पे हमें उस पार का बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और अल्प पारदर्शी वो हुए जहाँ पे हमें उस पार का धुंधला दिखाई देता है, ठीक। इसके आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाश के सामने अपारदर्शी वस्तुओं को रखने पर इनकी छाया बनती है। अगर किसी वस्तु से रोशनी आ रही है, उस रोशनी के मध्य अगर आपने किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया तो क्या होगा? उसकी छाया बनेगी, ठीक है। पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उससे जो आपकी किरणें हैं वो आर पार हो जाती हैं। छाया बनने के लिए किरणों को कोई रोकने वाली वस्तु होनी चाहिए। तो रोकने वाली वस्तु कौन सी है? अपारदर्शी, ठीक है। अल्प पारदर्शी वस्तुओं की धुंधली छाया बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ किरणें पार हो जाती हैं और कुछ किरणें पार नहीं होती हैं, ठीक। इतनी बात आपने जान ली। अब छाया का आकार वस्तु की स्थिति के अनुसार छोटा या बड़ा होता है। छाया जो है बनेगी तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उस अपारदर्शी वस्तु की जो हमारे प्रकाश का स्रोत है उससे दूरी कैसी है, दूरी है, नज़दीकी है, क्या है, ठीक। प्रकाश स्रोत से वस्तु नज़दीक होने पर छाया बड़ी और दूर होने पर छाया छोटी बनती है। इसको देखिए हम कैसे समझते हैं। सूर्योदय के समय आपकी जो छाया होती है वह लंबी होती है, और सूर्योदय से दोपहर तक आपकी छाया घटती चली जाती है, और दोपहर के बाद फिर छाया का नाप बढ़ने लगता है सूर्यास्त तक। तो दोपहर के समय सबसे छोटी छाया होती है। दोपहर में सूरज हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ठीक है। और दोपहर से सूर्यास्त तक आपकी छाया बढ़ रही है, यानी कि सूर्य की दूरी धरती से घट रही है, जबकि सूर्योदय से दोपहर तक हमारी छाया घट रही है, यानी कि दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं प्रकाश के, प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती हैं। हमने 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े हैं: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अल्प पारदर्शी पदार्थ, ठीक। इसके बाद हमने सीखा कि अपारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है, छाया बनती है अपारदर्शी की, और पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। अपारदर्शी वस्तुओं की धुंधली छाया बनती है, ठीक। फिर छाया का आकार उसका
जो प्रकाश का स्रोत है उसकी दूरी के ऊपर निर्भर करता है। जब दूरी कम होगी तो छाया बड़ी बनेगी और जब दूरी ज़्यादा होगी तो छाया छोटी बनेगी। इतनी बात अभी तक हमने समझी। अब जो हमने समझा है इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ। ये देखिए आपके सामने दो चित्र हैं। देखिए पारदर्शी वस्तु में जैसे यहाँ पे कांच रखा गया है तो आपको हाथ इस तरफ से भी दिखाई दे रहा है, जबकि यही हाथ जब अपारदर्शी वस्तु के सामने रखा है तो आपको हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हाँ हमने बंद कर दिया। इसके बाद देखिए आपके सामने ये धुंधली छाया बन रही है। क्यों? क्योंकि यह कांच कैसा है, घिसा हुआ कांच है, तो इसे पारभासी पदार्थ बोलेंगे या अल्प पारदर्शी। ठीक है, इतनी बातें ही अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब इसके आगे हमने पढ़ा कि छाया का प्रकाश के स्रोत से दूरी या नज़दीकी से फर्क पड़ता है। उसे देखिए, ये देखिए एक गुब्बारा है, गुब्बारा नहीं गेंद है। कैसी गेंद है? अपारदर्शी गेंद है, टॉर्च के बिल्कुल पास है। तो आप देख रहे हैं कि जब यह टॉर्च के बिल्कुल पास है तो आपकी देखिए छाया कैसी बनी है, बड़ी बनी है। अब इसी गेंद की दूरी हमने ज़्यादा कर दी, दूर कर दिया, तो हमारी छाया कैसी हो गई, छोटी हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपका प्रकाश का स्रोत है उससे उस वस्तु की दूरी अगर अधिक होगी तो छाया छोटी, दूरी यदि कम होगी तो छाया बड़ी। अब देखिए सूर्योदय के समय आपकी छाया कितनी बड़ी बन रही है, दोपहर के समय बहुत छोटी और दोपहर के बाद फिर आपकी बढ़ने लगी छाया। ठीक है, इतनी बातें हमने सीखी। अब अगर आपके पास मान लीजिए गेंद और टॉर्च का आप ये ना कर पाएँ तो आप अपने हाथ को, आपने मोमबत्ती जलाई और ये आपके सामने एक वस्तु रखी हुई है। अब आप अपने हाथ को दूर पास करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि दूरी के कारण, प्रकाश के स्रोत से दूरी और नज़दीकी के कारण जो छाया है उसका नाप बढ़ता और घटता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक सीख ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे छाया की लंबाई और इसकी दिशा में परिवर्तन के आधार पर धूप घड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो धूप घड़ी होती हैं वो इसी के आधार पर बनाई जाती हैं। देखिए दिशा भी तो सूर्य की चेंज हो रही है। ये आपको कैसे पता चल रहा है? देखिए सूर्योदय के समय आपकी जो छाया बन रही है उसकी दिशा कुछ और है और दोपहर के बाद जो छाया बन रही है उसकी दिशा कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी समझ पा रहे हैं कि सूर्य की दिशा बदल रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और जयपुर की वेधशालाओं में काफ़ी बड़ी धूप घड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, कभी आप लोग दिल्ली जाइएगा या जयपुर जाइएगा तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी धूप घड़ियाँ देखने को मिलेंगी। हाँ, तो हमने अभी तक पढ़ा कि छाया कैसे बनती है और आपके प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, मानव निर्मित स्रोत क्या हैं, पारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी पदार्थ या आपके पारभासी पदार्थ, है ना। और उसके अलावा देखिए पारभासी पदार्थ हमने पढ़ा है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? अपारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े हैं। और छाया बनने से प्रकाश की दूरी और निकटता से क्या फ़र्क पड़ता है छाया की लंबाई पर, ये भी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रहण। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि चक्कर करता है और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका मतलब क्या हुआ? चंदा मामा ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और पृथ्वी ने सूरज का चक्कर लगाया और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य प्रायः एक सीध में नहीं होते हैं। किसी समय जब ये एक रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। मतलब इसमें आपने एक चीज़ स्पष्ट समझी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब हमें ये जानना है कि एक सीध में किस तरीके से ये लोग इकट्ठे हों कि कब आपका सूर्य ग्रहण पड़े और कब आपका चंद्र ग्रहण। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हों, एक सीध तो होना ही है
फिर और चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में हो, यानी कि चंदा मामा को बीच में होना है सूरज और पृथ्वी के, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी पर छाया वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो कौन छिप गया? सूरज छिप गया, ठीक है। तो और वहाँ अंधेरा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रहण का मतलब क्या होता है? नज़र लग जाना या छिप जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सूर्य ग्रहण की परिभाषा पढ़ी। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाती हूँ सूर्य ग्रहण, फिर हम वापस इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप चित्र, ये आपका टॉर्च आप देख रहे हैं, ये देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च से रोशनी जा रही है, ठीक है। मध्य में जो बॉल है छोटी है और जो बिल्कुल किनारे वो बड़ी गेंद है। तो क्या हो गया? टॉर्च आपका सूरज हो गया, सूर्य, बीच में जो छोटी गेंद है वो हो गई चंद्रमा और जो बड़ी गेंद है ये हो गई पृथ्वी। अब आप देख रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी जब छोटी गेंद पे पड़ती है तो छोटी गेंद की छाया पड़ती है बड़ी गेंद पर। तो जितने हिस्से में बड़ी गेंद पर छोटी गेंद की छाया पड़ती है उतने हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं आती, तभी इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब देखिए इसी को हमने नीचे चित्र से दिखाया है, यह सूरज है, बीच में आपका चंद्रमा इधर आपको दिख रहा है और फिर आपकी पृथ्वी। तो सूरज के रास्ते में चंद्रमा आया तो चंद्रमा की छाया बनी, किस पर बनी? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के उस हिस्से पे सूरज नहीं दिखाई देगा तो इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सूर्य ग्रहण हमने जान लिया। अब आगे समझिए, पृथ्वी पर छाया वाले क्षेत्र से सूर्य जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यदि सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। अब अमावस्या क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बहुत ध्यान वाली है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को तो होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हर अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ठीक एक सीध में नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने सूर्य ग्रहण पढ़ लिया तो अब हम लोग चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ? सूर्य ग्रहण में सूरज हमको छिप जाता है, ठीक है, धरती के उस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और पृथ्वी बीच में होती है, ठीक है। अब इसको आपको चित्र के माध्यम से समझा दें चंद्र ग्रहण को, ठीक है। ये देखिए ये आपकी टॉर्च है, ठीक, बीच में बड़ी गेंद और फिर छोटी गेंद। बड़ी गेंद यानी कि आपकी पृथ्वी, छोटी गेंद यानी कि आपके चंद्रमा। तो टॉर्च की रोशनी पड़ी बड़ी गेंद पर, ठीक है। अब बड़ी गेंद की छाया किस पे पड़ेगी? छोटी गेंद पे। अब जो छोटी गेंद है वो तो पूरी ही ढक जाएगी ना, छाया पड़ने पर ढक जाएगी। और जब ढक जाएगी तो पृथ्वी से, अब देखिए ये हमने तो बड़ी गेंद को छोटी गेंद नहीं दिखाई देगी, या आप कह सकते हैं कि छोटी गेंद पे टॉर्च का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। और आपको मालूम है चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा कौन सा प्रकाश हमें दिखाता है? जो सूरज से उसको मिलता है, जो उसके ऊपर गिरता है। अब जब कुछ गिर ही नहीं रहा है, कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, तो कैसे चंद्रमा दिखेगा? नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखिए सूरज और पृथ्वी के साथ देख लीजिए, यह सूरज है, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा। तो सूरज की रोशनी पड़ी पृथ्वी पर और पृथ्वी की छाया बनी चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के उस हिस्से पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई तो चंद्रमा आपका नहीं चमकेगा, तो चंद्रमा पूरा छिप जाएगा, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पढ़ लिया है। आपने पढ़ा है कि आपका सूर्य ग्रहण जो होता है प्रत्येक अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो आपका होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या देख रहा है? इस बच्चे ने ये एक आपके सामने आपको एक पिक्चर देख रही है, ठीक है। इसको ये आप धरती अगर माने, धरती नहीं चंदा मामा माने, तो देखिए यहाँ पे यही ये बच्चा देखने की कोशिश कर रहा है कि चंदा का थोड़ा सा ही हिस्सा चमक रहा है और बाकी सारा छिप गया है। तो यह आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ठीक है। जैसे कि सूरज के लिए बताया गया है
अभी हमने आपको क्या बताया था, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण, उसी तरीके से यह है। ठीक है, ये चंद्र ग्रहण पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें थोड़ा तो दिखाई दे रहा है। अब देखिए आगे, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया है यहाँ पे मैंने कि अगर पूरा सूरज ना दिखाई दे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और थोड़ा दिखाई दे तो आंशिक सूर्य ग्रहण। उसी तरीके से अगर पूरा चंदा मामा ना दिखाई दे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, और अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे तो आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए चंदा की स्थिति। देखिए चंदा मामा, पूर्णिमा को पूरा पूरा चंदा आपको दिखाई देता है, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्णिमा। पूर्ण मतलब होता है पूरा, तो पूरा पूरा दिख रहा है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा छिपने लगता है और अमावस्या को पूरा का पूरा चांद छिप जाता है। तो यह जो चंद्र है, जिसके अलग अलग रूप हमें दिख रहे हैं कि चंदा थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर पूरा, इस पूरे जो अलग अलग रूप हैं इसको कहते हैं चंद्र कलाएँ। क्या कहते हैं? चंद्र कलाएँ। ठीक है, अब देखिए चंदा मामा का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे 30 त्यौहार जो हैं वो चंद्रमा को देखकर बहुत सारे मनाए जाते हैं। तो अब हम लोग उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, यानी कि आपका चांद कैसा होगा? बिल्कुल छिपा हुआ होगा। ठीक है, होली, गुरु पर्व और रक्षाबंधन ये पूर्णिमा को, यानी कि इस दिन पूरा पूरा चांद आपका एकदम चमक रहा होगा। रमज़ान के बाद चंद्रमा दिखाई देने पर उसके दूसरे दिन ईद का त्यौहार होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में भी चंदा मामा का 30 त्यौहार के लिए महत्व है। ठीक है, अब कैसे हमें पता चलता है कि किस दिन पूर्णिमा होगी या नहीं? वैसे तो चंदा को देख लो आसमान में पता चल जाएगा, लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब हम देखेंगे, एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन हम 30 त्यौहार की तैयारी कैसे करेंगे? तो भारतीय पंचांग से ग्रहण के समय और दिन की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी जाती है, कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, कौन से मानव निर्मित हैं, कौन से प्राकृतिक हैं, प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ। ठीक है, फिर हमने सीखा कि जो छाया है वह हमेशा अपारदर्शी पदार्थ से बनती है, पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती, और अल्प पारदर्शी वस्तुओं की धुंधली छाया बनती है। छाया का आकार बड़ा या छोटा उसका जो प्रकाश का स्रोत है उससे दूरी या नज़दीकी के आधार पर तय होता है। यदि दूरी कम है प्रकाश के स्रोत से तो छाया बड़ी बनेगी, और यदि दूरी ज़्यादा है प्रकाश के स्रोत से तो छाया छोटी बनेगी। फिर हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और उसके बाद कि चंदा की स्थिति के अनुसार हमारे कौन से 30 त्यौहार होते हैं, और हमारी धूप घड़ियाँ छाया के आधार पर ही बनाई जाती हैं, जो कि बनी हुई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और जयपुर की वेधशालाओं में सबसे बड़ी धूप घड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कभी आप वहाँ जाइए तो ज़रूर उसको देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग, और फिर हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, इसी तरीके से चंद्र ग्रहण में पूर्ण चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा का अंतर हमने समझा। फिर हमने अपने 30 त्यौहार पढ़े जो कि चंदा की स्थिति को देखकर हम लोग मनाते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ पर? चैनल निधि सफारी पर, जहाँ पर हम लोग करते हैं मिलकर एक साथ तैयारी। अगर आप लोग पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप फिर मिलेंगे मेरे इसी चैनल निधि सफारी पर। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन चैनल निधि सफारी।